हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सर एकदम मस्त होंगे। क्या हाल है सर, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत जोर से चल रही होगी। ये वीडियो नवंबर 2022 में वो स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सीए इंटर का या सीए फाइनल का एग्जाम है। सर मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर कि सर ऑडिट कैसे करें ये बता दो, या ऑडिट छोड़ो थियरी पेपर कैसे करें ये बता दो। लॉ तो चलो आपने बहुत बताया बहुत बताया, ऑडिट का क्या करें ये बता दो। या फिर ये बता दो सर मेरे को तो थियरी जमता ही नहीं है, चाहे वो अपने किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लास्ट लास्ट का थियरी हो या पूरा थियरी पेपर हो, मेरे से जमता ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के बाद जिनसे मेरी बात होती है, ऑडिट के पेपर के बाद, लॉ के पेपर के बाद या किसी भी थियरी पेपर के बाद, और मैं उनसे पूछता हूं कैसा गया ऑडिट का पेपर, कैसा गया लॉ का पेपर, तो वो कहते हैं गया ठीक सर, 50-55 आ जाने चाहिए। और जब रिजल्ट एक्चुअल में आता है तो वही 50-55 या तो फेल होकर के दिखता है या उनको 40 मार्क्स बड़े मुश्किल से 40, 41, 42 आता है, मतलब बच करके नैया पार हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है सर ऑडिट में। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोग 60 लाते हैं, मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जिनको 70 के ऊपर आता है, भाई ना 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 ना। लेकिन एग्जामेशन जो लोग ले आते हैं वो लोग भी तो नॉर्मल लोग होते हैं, उनको क्यों एग्जामेशन आ जाता है सर, हमको क्यों एग्जामेशन नहीं आता। तो ये थियरी पेपर का जो गेम है ना, ये मैं आपको बहुत सिंपल समझा देता हूं। एक तो तुम पहले तो ये समझ लो तुम अकेले नहीं हो, 90% जनता तुम्हारी साइड में है कि सर थियरी पेपर में नंबर्स कम आते हैं। अब लॉ और ऑडिट में फर्क क्या हो जाता है सर, लॉ में चलो लॉ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, थियरी है, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो हमारा मन भी लग जाता है। लेकिन ऑडिट में तो आंखें बंद करो रटते जाओ, आंखें बंद करो रटते जाओ। तो सर ये जो रटना है ये भी एक आर्ट है। ये कैसे करें ये बता दो, क्योंकि रटना है हमको पता है, वो लड़ाई तो छोड़ ही दो कि यार मैं क्या कोर्स कर रहा हूं इसमें तो पूरा रट्टा है, छोड़ दो। सर कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे अकाउंट्स हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, लेकिन जो चीजें और थियरी है ना उसको रटना तो है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो रटना है। अब ये बताओ हमको कि रटने का आर्ट क्या है, हाउ डू वी इंश्योर दैट हम सबसे एफिशिएंट तरीके से रट्टा मार रहे हैं। देखो सर, इस वीडियो में मैं आपको 7 चीजें बताने वाला हूं, 7 में से शायद सिर्फ एक ऐसी चीज होगी जो आपको नहीं पता होगा, बाकी 6 चीजें पता होगी। पर वो एक चीज जानने के लिए आपको सारा 7 चीज समझना पड़ेगा। आराम से एक बार मेरी बात सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कि ऑडिट में और लॉ में आईसीआई का जो लैंग्वेज होता है क्या वो लिखना जरूरी है। इज इट मैंडेटरी दैट वी राइट आईसीआई का लैंग्वेज? द आंसर इज यस। नो डिस्कशन, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जब तुम मान जाओगे ना कि तुमको आईसीआई का लैंग्वेज नहीं लिखना है तो तुम आईसीआई का लैंग्वेज लिख ही नहीं पाओगे। अब यार जिस टीचर के, जिस एग्जामिनर के हाथ में पेपर गया, तुम समझो ना, मान लो उनको नहीं आता ऑडिट या लॉ, वो क्या कर रहे हैं, बस उनको पता है थोड़े से पैसे मिलते हैं तो उन्होंने बोला, उनको इंटरेस्ट भी है पेपर चेक करने में तो उन्होंने पेपर चेक करने के लिए ले लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने आईसीआई का आंसर पढ़ा, उन्होंने बोला ये सही आंसर है, उन्होंने आपका आंसर पढ़ा, बोले यार ये क्या सिंपल इंग्लिश में लिख दिया है, उनको मन नहीं करेगा मार्क्स देने का। तो द सिंपल आंसर इज आईसीआई का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वही सोच करके आप आज से लेकर के अपने प्रिपरेशन तक चलते रहो कि मैं हर शब्द रटूंगा, हर शब्द रटूंगा, हर शब्द रटूंगा। पर सर देखो, ह्यूमन ब्रेन के लिए ना, ह्यूमन दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा पूरा सेंटेंस रट पाओ। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी नोट्स आप यूज कर रहे हो उस नोट्स में बड़े बड़े सेंटेंसेस को पॉइंटर्स में स्प्लिट किया हुआ है कि नहीं देख लो। अगर नहीं है तो नोट्स चेंज कर लो, नोट्स नहीं चेंज करना है तो खुद के समरी नोट्स बना लो, लेकिन अपने सारे सेंटेंसेस को पॉइंटर्स में स्प्लिट कर दो। अब जो पॉइंटर्स में स्प्लिट होते हैं उनमें जो एकदम कीवर्ड्स है ना उनको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है, कुछ कीवर्ड्स को याद कर सकता है। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आप चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हमेशा हमेशा उसको क्या करोगे, इंग्लिश में ही याद करोगे और इंग्लिश में ही पढ़ोगे और उसको इंग्लिश में ही रिटेन करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब एग्जाम के एक दिन पहले वाला रिवीजन होगा ना, उसमें ये स्ट्रेस मत लेना, उसमें बस वो स्ट्रेस ये लेना कि जो कीवर्ड्स है ना उसको पढ़ता गया और उसके बीच के सेंटेंसेस को मैं हिंदी में फ्रेम करता गया। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन हो जाएगा और आपको कीवर्ड्स भी याद हो गए। अब जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो दो कीवर्ड्स के बीच में जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो जस्ट फिलर्स होते हैं। आपका कीवर्ड जब तक सही है ना तब तक बीच में इंग्लिश ही होता है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब कीवर्ड्स आप जब एग्जाम में अगर अंडरलाइन कर दोगे ना तो एग्जामिनर को ऐसा ही लगेगा कि तुमने पूरा छापा है। क्यों सर? क्योंकि कीवर्ड से ही पूरे आंसर का क्वालिटी डिसाइड होता है। अगर आपने कीवर्ड्स को ही हल्के कर दिए तो आपका जो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको ये समझ नहीं, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि यार ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समरी नोट्स है मेरे, उसमें कीवर्ड सारे हाईलाइटेड है। अब
एक बात सुनना, एक बोनस पॉइंट है, आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी तक आपने क्या समझा सर? एक तो सेंटेंसेस में ब्रेक होना चाहिए, हर लंबा सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ नहीं होगा, और उसको कीवर्ड्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, क्यों कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि आंसर्स भी उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। और ये काम आप एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते। आप एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कर सकते कि पैराग्राफ रट के चले गए हो, एग्जाम हॉल में आप उसको पॉइंट्स में स्प्लिट करोगे और उसमें आप क्या करोगे, कीवर्ड्स ढूंढोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता है लेकिन कुछ मैं बताने वाला हूं आपको यूनिक। सर निमोनिक्स बनाओ, स्टोरीज बनाओ, तरीके बनाओ चीजों को याद करने के लिए, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये जो स्टोरीज होते हैं ना, ये आपके स्टोरीज होते हैं, किसी और का स्टोरी अगर आपने रिलेट नहीं किया ना तो आपको ये याद नहीं रहेगा। तो हमेशा जो स्टोरीज हैं, जैसे मैं बहुत सारी चीजों के बारे में स्टोरी बनाता था और इतने घटिया घटिया थे कि मैं बता भी नहीं सकता उनको, लेकिन स्टोरीज बनाता था। घटिया घटिया मतलब वैसे घटिया नहीं, घटिया मतलब कि अच्छे नहीं थे बेसिकली। तो स्टोरीज बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, लेकिन प्लीज 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 हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, सर कहते हैं इसका भी बना दो ना, इसका भी बना दो ना। सर नहीं, आप अगर बहुत ज्यादा ओवर यूज करोगे निमोनिक्स को तो निमोनिक्स का निमोनिक्स बनाना पड़ जाएगा, वो आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप लिमिटेड चीज है। अब लिमिटेड चीजों में क्या आता है, वो चीज जो शायद क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी आ चुकी है, वो चीज जो आपको लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, उन चीजों का निमोनिक्स बनाओ। जैसे कि लॉ की अगर बात करें तो कोई 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 कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जाम में आ चुका है, आने का रिपीट आने का चांसेस है, या मेरे को अपने आंसर में ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ जाएंगे, तो उसका निमोनिक्स बना लो। अदरवाइज अगर कोई चीज ऐसी है जो एग्जाम में नहीं आया है और चांसेस भी कम है, उनका निमोनिक मत बनाओ, एक बार कॉन्सेप्चुअली रीड करके उनको छोड़ दो, एग्जाम में 10 में से 6-8 पॉइंट याद आ जाएंगे ना, अपना काम हो जाएगा। अब सर डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो आज पढ़ते हैं थियरी पेपर, पढ़ाई की, आज रात को गए, कल सुबह उठे, दिमाग से सब साफ हो गया, तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे को याद क्यों नहीं रह रहा है। सबसे पहले तो यार cut some slack for yourself. You are doing a very theoretical subject जिसमें कहीं ना कहीं सेंस एक टाइम के बाद सेंस आपका साथ छोड़ करके चला जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, प्योर रट्टा। तो आपको एक चीज समझना है कि भाई डीमोटिवेट होना ही नहीं है। कल मैंने पढ़ा, आज याद नहीं है, कल भूल गया, तो मैं फिर पढ़ूंगा। आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई जब मैं एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ के जाऊंगा तो क्या मेरे को एग्जाम में याद आ जाएगा। बस जब आपका सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगा ना, तो आप टेंशन मत लो, टेक मी फॉर माय वर्ड, आपको बहुत सारी चीजें याद आने लगेगी। कल का पढ़ा हुआ आज तो जरूर याद रहेगा, भले कल याद ना रहे, मतलब एक दिन तो आराम से याद रहेगा, भले 2 दिन ना याद रहे। और आपको उतना ही चाहिए, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी, आपको बस इतना ही करना है, एग्जाम के पहले वाले दिन अगर पढ़ा तो एग्जाम में लिखने लायक आ जाना चाहिए, बस, तो वो हो जाएगा। बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज द मोमेंट यू गेट डीमोटिवेटेड यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रोग्रेस, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब सर सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बचपन का प्यार। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट उठाया और पूरा एंड टू एंड ऑडिट खत्म कर दिया। अब जब आपका ऑडिट खत्म होता है, आप शुरू करोगे आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हो ना, तो अपने ऑडिट से जो नई नवेली दोस्ती हुई है ना आपकी, वो दोस्ती मत तोड़ना भाई। देखो वो दोस्ती हुई है लेकिन वो कच्ची है अभी, उसको पक्की बनाने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज रेपिटेशन गाइस, रेपिटेशन इज द की। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको दिन का सुबह का 2 घंटा एलोकेट कर दो, और उस 2 घंटे में आप क्या पढ़ोगे मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको रोज और रोज ये जो आपके वीक सब्जेक्ट्स या थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको रट्टा 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 करना पड़ेगा। जितनी बार आप रिपीट करोगे ना, उतनी ज्यादा अच्छे से चीजें आपको याद रहेगी। तो इसीलिए प्लीज 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 रेपिटेशन को अपना शेड्यूल बना लो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दोस्त सुन लो, बहुत लोग कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। आज मेरे से एक लाइन सुनी लो कि अगर एक 200 पेज का नोट्स अगर तुमने नहीं लिखा ना, और तुम कह रहे हो थियरी तुम्हारा वीक है और तुमने 200 पेज का नोट्स नहीं भरा ना प्रैक्टिस में, तो ये मत कहना मेहनत की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पास हो गए फेल हो गए, मेरे को नहीं पता। मैं ये बोल रहा हूं कि ये मत बोलना मैंने मेहनत की है मेरे वीकनेस पे। आपको एक 200 पेज का नोट्स खरीदना पड़ेगा, और भाई ये काम आपको एग्जाम के 1 महीने नहीं पहले नहीं करना है। आज जब आप एग्जाम के इतने महीने पहले बैठे हो, आपको अभी से, हाँ तुमको बोल रहा हूं, आपको अभी से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। और रोज जब आप थियरी पेपर पढ़ते हो, उसके साथ क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व करते होगे। 10 क्वेश्चन किया, उसमें से बस एक क्वेश्चन उठा लो और उसको अपने नोट्स में सीखने के इरादे से, अपने आप को टेस्ट करने के इरादे से नहीं, सीखने के इरादे से उसको नोट्स में प्रेजेंट करो। क्वेश्चन पढ़ो, नोट्स में उसका आंसर लिखो। आंसर आना चाहिए आपको, हाँ आंसर नहीं आता तो अलग ही फाइट कर रहे हो आप। आंसर आना चाहिए, उसको नोट्स में लिखो और देखो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और फिर देखो आईसीएआई कैसे प्रेजेंट करता है उसको, और मैच करो कहां लैग हो रहा है। दोस्त 100 बार जब ये मैच करोगे ना, तो 100 बार हो जाने के बाद आपको समझ आएगा कि भाई 4 नंबर में से 2 नंबर 2.5 नंबर मिलेंगे अगर आईसीआई का पूरा आंसर छाप दिया तो। तब जाके ये कॉन्फिडेंस आएगा, और तब एग्जाम में आप 3 नंबर लाइक आंसर लिख कर के आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। तो दोस्त राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, रोज नहीं भी तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन तो जरूर से निकाल करके, जैसे हम पितरों का रखते हैं ना,
पता नहीं आप लोगों को पता होगा क्या, जैसे हम अलग से कुछ खाना रखते हैं ना, वैसे एक क्वेश्चन निकाल करके उसको अपने नोट्स में पूरा एंड टू एंड लिख देना। अब मेरे को सर एक, जिन्होंने यहां तक वीडियो देखा उन लोगों के लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट। क्या बोनस पॉइंट है सर? देखो, अपना जो भी थियरी सब्जेक्ट आपका प्रॉब्लमैटिक है ना, उसके पूरे चैप्टर्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला जो इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी, जैसे कि अगर मैं आपको सीए फाइनल ऑडिट की बात करूं तो प्रोफेशनल एथिक्स। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आएगा जो बोरिंग है पर स्कोरिंग है। बोरिंग है, स्कोरिंग तो है पर बोरिंग है। और तीसरा वो है जो बोरिंग भी है और ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है। अब आपको पता है, देखो जो इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है वो तो चलो मैनेज हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी आ जाता है उसमें, पर जो बोरिंग और स्कोरिंग है ना, वो टॉपिक आपका की फोकस होगा। तो उन टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स बनाने एकदम अच्छे से हाईलाइट करने पड़ेंगे, आपको उसके नॉर्मल से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। पूरे ऑडिट का अगर आप 2 रिवीजन कर रहे हो तो वो बोरिंग बट स्कोरिंग टॉपिक का शायद आपको 3 रिवीजन करना पड़ेगा। आप अगर चाहो तो उन सेक्शंस का समरी नोट्स भी बना सकते हो। समरी नोट्स का सबसे बड़ा खुद बनाने का फायदा ये होता है, अभी तो देखो एक तो टाइम है दोस्त, एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आज के दिन आपके पास समय ये है कि आप समरी नोट्स खुद के बना लोगे अगर, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई होगी, तो आपको चीजें ज्यादा रिटेन होगी। और फोर्थ, उनका क्वेश्चन बैंक का तो प्रैक्टिस जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उनके सॉल्व करना। 4-5 क्वेश्चन एक चैप्टर के ज्यादा कर लिए तो भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर ली, उतना तो आपको करना पड़ेगा उन चैप्टर्स के लिए जो बोरिंग है और स्कोरिंग है। इस तरीके से आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो सर। 2 चीजें मेरे को कमेंट में बता करके जाओ, एक मेरे लिए एक आपके लिए। मुझे एक चीज ये बताओ, क्या नया पॉइंट आपको सीखने के लिए मिला, और दूसरा अपने लिए एक कमेंट करके ये चीज बताओ कि कौन सी हैबिट इसमें से आपको ऐसी लगी जो आपको अभी से बिल्ड करना शुरू करना है और आज से आप उसको शुरू कर दोगे। जब आप कमेंट पे लिख के जा रहे हो ना, तो मन में यही बनाना, या तो मैं नहीं लिखूंगा, और अगर मैंने लिख दिया तो मैं उसको फॉलो करूंगा, तभी जाकर के कमेंट करना, लेट मी नो वन थिंग दैट यू हैव लर्नड व्हिच यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग राइट अवे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू कंसिडर क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन, और मेरे लिए लाइक जरूर कर देना ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू। सी ए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। तो नहीं सब्सक्राइब करना,